नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत और विभिन्न राज्यों में कृषि की स्थिति के बारे में कि कृषि की क्या स्थिति है भारत के अंदर और अलग अलग स्टेट्स के अंदर। सबसे पहले हम बात करेंगे कि जो खेती है वो कब से खेती किसान खेती करना कब से स्टार्ट किया था। तो लगभग 1100 ईयर्स पहले किसान ने खेती करना स्टार्ट कर दिया था और साथ ही साथ पशुओं का पालन करना भी स्टार्ट कर दिया था। यानी हम कह सकते हैं कि किसान खेती करना 1100 साल पहले सीख चुका था और साथ ही साथ पशुओं का पालन भी करता था। इसी के साथ हम बात करते हैं सेकंड नंबर के पॉइंट की, हिस्टोरिकल फूड शॉर्टेज इन प्री इंडिपेंडेंट इन इंडिया केस्ड सीरियस impact as agriculture as मानसून डिपेंडेंट एंड अनफेवरेबल रेंस। यानी कह सकते हैं हम कि स्वतंत्रता से पहले जो इंडिया में जो खेती होती थी उसमें जो किसान था पूर्ण रूप से मानसून पर डिपेंडेंट था और यह कह सकते हैं हम अनफेवरेबल कंडीशन रहा करती थी, जिससे कि क्रॉप फेलियर की कंडीशंस हमेशा बनी रहा करती थी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडियन एग्रीकल्चर्स, यानी स्वतंत्रता के पश्चात स्वतंत्रता के पश्चात एग्रीकल्चर्स के अंदर बहुत सारा डेवलपमेंट हुआ है। जैसे हम बात करते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन की, कि ग्रीन कह सकते हैं कि किसान प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। और नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इंडिया एग्रीकल्चर सेक्टर प्ले ए विटल रोल इन इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द नेशन। ठीक है, यानी भारत का कृषि क्षेत्र देश की आर्थिक वृद्धि में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। However, the contributions of this sector has steadily declined due to rise in contribution of manufacturing and service sector। यानी जबकि आज उद्योग और सेवा क्षेत्र तेजी से आगे बढ़े हैं, कृषि का योगदान धीरे धीरे घटता जा रहा है। यह बदलाव इसलिए हुआ क्योंकि निर्माण और सेवा क्षेत्रों का योगदान बढ़ा है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं, इस वाले पॉइंट की, In 1950-51, 69% of India's total workforce was engaged in agriculture, contributing 53% to the national income। यानी 1950-51 भारत की कुल जो कार्यबल वर्क फोर्स था का लगभग 69% का हिस्सा कृषि से जुड़ा था। उस समय कृषि ने 53% तक राष्ट्रीय आय में योगदान दिया था। कितने परसेंट ने? 53%। याद रखना दोस्तों। द इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 इंडिकेट दैट द इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर प्रोवाइड्स लाइवलीहुड सपोर्ट टू अबाउट 42.3% ऑफ द पॉपुलेशन एंड हैज ए शेयर ऑफ 18.3% इन द कंट्रीब्यूशन इन द कंट्री जीडीपी एट करंट प्राइस। कहने का अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगभग 42.3% लोगों को आजीविका प्रदान करता है। कौन? एग्रीकल्चरल सेक्टर। ठीक है, जिसका कितने परसेंट हिस्सा भारत की जीडीपी में है? 18.3%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2018-19 के अकॉर्डिंग कितने परसेंट योगदान है टोटल जीडीपी में? 18.3%। नेक्स्ट हम बात करते हैं, एग्रीकल्चर एम्प्लॉयमेंट कंटिन्यूस टू बी ए सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड इन इंडिया। यानी एग्रीकल्चर सेक्टर हैज ए रजिस्टर्ड एन एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 4.18% over the last 5 years at constant price status of agriculture in India and different states। यानी पिछले 5 वर्षों में कृषि क्षेत्र का औसत वार्षिक विकास दर लगभग कितने प्रतिशत है? 4.18%, यानी 4.18% रही है औसत वार्षिक दर। ये इंपॉर्टेंट है। दो चीज़ इंपॉर्टेंट है कि जीडीपी में कितने परसेंट योगदान है? 18.3%। और
एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट कितनी है, तो 4.18%। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडिया के अंदर कौन कौन सी रेवोल्यूशंस आई हुई हैं। तो द कंट्री हैज़ विटनेस ए रेनबो रेवोल्यूशन इन द एग्रीकल्चर कम्युनिटीज़ बाई, जैसे फूड ग्रेन से रिलेटेड आई हुई है अपनी ग्रीन रेवोल्यूशन, मिल्क से संबंधित है वाइट रेवोल्यूशन, एंड ऑयल सीड से संबंधित है येलो रेवोल्यूशंस, फिशरी से संबंधित ब्लू रेवोल्यूशन, फ्रूट एंड हनी से संबंधित गोल्डन रेवोल्यूशन, एग से संबंधित है सिल्वर रेवोल्यूशन, इसी तरीके से पोटैटो से रिलेटेड है राउंड रेवोल्यूशन, एंड मीट पिंक रेवोल्यूशन, इसी तरीके से फर्टिलाइजर से रिलेटेड रेवोल्यूशन ग्रे रेवोल्यूशन। कहने का मतलब ये है कि हर सेक्टर्स में कोई ना कोई रेवोल्यूशन आई हुई है, उसके बाद में किसान की प्रोडक्शंस या फिर हम कह सकते हैं एक तरीके से आय बढ़ी है। कब कि इंडिपेंडेंस के बाद में, यानी स्वतंत्रता के बाद में, जिससे कि किसान की आय बढ़ी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इंडियाज फूड ग्रेन प्रोडक्शन इज इंक्रीज एवरी ईयर्स, फूड ग्रेन प्रोडक्शन हाई ऑल टाइम्स हाई 329.7 मिलियन टन्स 2022-23 कि इंडिया का फूड ग्रेन प्रोडक्शन कितना है 2022-23 में 329.7 मिलियन टन। ये याद रखने वाली बात है दोस्तों, इसको याद रखना है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इंडियाज एक्सपोर्ट मोर देन 7% ऑफ इट्स टोटल फूड ग्रेन्स कंट्रीब्यूशंस, कितना 7%, कंट्रीब्यूटिंग टू इट्स पोजिशंस एज ए सिग्निफिकेंट प्लेयर्स इन द ग्लोबल एग्रीकल्चर्स मार्केट। इंडिया इज अमॉन्ग द टॉप प्रोड्यूसर ऑफ सेवरल क्रॉप्स, जैसे वीट के अंदर, राइस के अंदर, एंड पल्सेस के में, शुगर केन्स के अंदर, एंड कॉटन का टॉप प्रोड्यूसर है इंडिया। विद इन द क्रॉप्स सेक्टर्स इट्स सेकेंड हाईएस्ट प्रोड्यूसर्स ऑफ फ्रूट एंड वेजिटेबल्स, फ्रूट एंड वेजिटेबल्स में सेकेंड प्रोड्यूसर है इंडिया। कंट्रीब्यूटिंग सिग्निफिकेंट टू द इकोनॉमिक इंडिया currently show a record 51.9 million tons of the horticulture products from the 2.1 million areas से। ठीक है दोस्तों, फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं 51.9 मिलियन टन्स इन 2022-23 विद प्रोडक्टिविटी अप टू 50% इन 20 ईयर्स। क्रॉप प्रोडक्टिविटी स्टिल ट्रायल्स बिहाइंड कंट्रीज लाइक चाइना, ब्राजील एंड द यूएसए। क्रॉप प्रोडक्शन शेयर इंक्लूड्स सीरियल्स का कितना है 49.61%। ये लाइन अच्छे से देखनी है। सीरियल्स का कितना है 49.61%, पल्स का है 13.64%, फूड ग्रेन का 63.26%, फ्रूट्स का 2.29% और वेजिटेबल का 3.48%, ऑयल सीड का 14.65% एंड फाइबर्स का 5.97%। लाइव स्टॉक एंड फिशरी सेक्टर्स आर द बीटल फॉर स्मॉल फार्मर्स लाइवलीहुड्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इस स्लाइड्स की एग्रीकल्चर लैंड यूज। तो एग्रीकल्चर लैंड यूज में टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया है इंडिया का वो कितना है, तो 328.74 मिलियन हेक्टेयर्स। नेट सोइंग एरिया 141 मिलियन हेक्टेयर और एरिया सोइंग मोर देन 78 मिलियन हेक्टेयर। ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है 220 मिलियन हेक्टेयर। नेट इरीगेटेड एरिया है 78 मिलियन हेक्टेयर एंड ग्रॉस इरीगेटेड एरिया है 120 मिलियन हेक्टेयर। ये जितने भी
पॉइंट्स दे रखे हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया कितना है, तो 328.74 मिलियन हेक्टेयर है इंडिया का। नेट सोइंग एरिया कितना है, 141 है। इसी तरीके से एरिया सोइंग मोर देन वंस कितना है, तो 78 मिलियन हेक्टेयर है। ग्रॉस क्रॉप एरिया, सीधा क्वेश्चन आता है कि ग्रॉस क्रॉप एरिया कितना है इंडिया का, तो 219.16 मिलियन हेक्टेयर है। नेट इरीगेटेड एरिया 78 मिलियन हेक्टेयर है। इस तरीके से सीधा क्वेश्चन आता है इसमें से। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेट वाइज एग्रीकल्चर हाइलाइट्स, कि गुजरात में कौन कौन सी क्रॉप्स आती हैं, ग्रो करते हैं अपन, जैसे कॉटन हो गई, ग्राउंडनट हो गई, वीट हो गई, राइस हो गई, पल्सेस हो गई, फ्रूट्स हो गई। ठीक है, ये ध्यान रखना है। पंजाब के अंदर, पंजाब को क्या बोलते हैं अपन, फूड बास्केट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं पंजाब को। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी क्रॉप्स ग्रो की जाती है, तो मेजर रूप से वीट एंड राइस। हरियाणा के अंदर हम बात करते हैं तो वीट और राइस, और वहाँ पर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं, साथ ही साथ डेयरी फार्मिंग भी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यूपी के अंदर, तो यूपी के अंदर लार्जेस्ट एग्रीकल्चर स्टेट है यूपी, और मेजर प्रोड्यूसर है किसका, शुगर केन का, वीट का, राइस का, पोटैटो का, फ्रूट्स का एंड वेजिटेबल का। कहने का मतलब ये है कि इंडिया के अंदर जितने भी स्टेट्स हैं उनमें कौन कौन सी क्रॉप्स मेन रूप से ग्रो की जाती हैं, ये देखना है हमें स्टेट वाइज एग्रीकल्चर हाइलाइट्स के अंदर, जो हमारा टॉपिक दे रखा है उसमें। इसी तरीके से आपको महाराष्ट्र की देखनी है कि महाराष्ट्र में कौन कौन सी क्रॉप्स हम ग्रो करते हैं, तो जैसे कॉटन हो गई, कॉटन के अलावा शुगर केन, सोयाबीन्स, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, ड्रॉट चैलेंज, मेन रूप से तो ड्रॉट चैलेंज वाली क्रॉप्स लगाई जाती है वहाँ पर। मध्य प्रदेश के अंदर मध्य प्रदेश को सबसे मेन बात तो ये है कि हार्ट ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। इसके अलावा सोयाबीन, पल्सेस, वीट, राइस, मेज, मेजर सीरियल्स, ऑयल क्रॉप्स भी लगाई जाती हैं। इसी तरीके से तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी क्रॉप ग्रो की जाती हैं, तो राइस हो गई, राइस के अलावा शुगर केन, कॉटन। कर्नाटका को नॉन एफ कॉफ़ी भी बोलते हैं, स्पाइसेस ग्रो की जाती हैं, सिल्क प्रोडक्शंस होता है, मिलेट्स होती है, राइस होता है, शुगर केन होता है। आंध्र प्रदेश के अंदर टॉप राइस प्रोड्यूसर है आंध्र प्रदेश, जहाँ पर कॉटन, टोबैको भी लगाई जाती है, कॉटन भी लगाया जाता है, चिलीज़ की खेती भी की जाती है, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाई जाती हैं जैसे मैंगोज, बनानास, सिट्रस एक्सेट्रा। इसी तरीके से केरला की हम बात करेंगे तो स्पाइसेस, कोकोनट्स, रबर्स, इस तरीके से क्रॉप केरला में ग्रो की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल के अंदर राइस, जूट, एक्वाकल्चर यानी समुद्री खेती भी की जाती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं उड़ीसा के अंदर राइस, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स एंड एक्वाकल्चर्स। असम के अंदर बात करेंगे तो हम असम वेली टीज, राइस, जूट, ऑयल सीड्स एक्सेट्रा। इस तरीके से क्रॉप वहाँ पर लगाई जाती है। यानी कहने का अर्थ ये है कि किस स्टेट में कौन सी लीडिंग क्रॉप्स है, यानी जैसे राजस्थान में कौन कौन सी क्रॉप्स लगाई जाती हैं, जैसे ज्वार हो गई, बाजरा हो गई, मक्का हो गई, सरसों हो गई, गेहूँ हो गई, चना हो गई। इस तरीके से हर एक स्टेट के बारे में बताना है कि वहाँ पर किसान किस तरीके से अपनी आजीविका को चला रहा है और कौन सी क्रॉप्स के थ्रू, यानी कौन सी क्रॉप वहाँ पर ग्रो की जा रही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकम ऑफ फार्मर्स एंड रूरल पीपल इन इंडिया, कि फार्मर्स की इनकम कहाँ से आती है, किस तरीके से आती है, कितनी आती है, कितनी नहीं आती। तो इसके अंदर हम देखेंगे कि एवरेज इनकम ऑफ फार्मर्स, एवरेज इनकम ऑफ फार्मर्स इन इंडिया 2018-19 के अकॉर्डिंग्स, जो इकोनॉमिक सर्वे हुआ है उसके अकॉर्डिंग्स इंडिया के जो फार्मर की एक तरीके से जो इनकम है वो कितनी है, 10,218, 10,218 फार्मर की इनकम है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि फार्मर की इनकम किस से, यानी किस चीज़ से जनरेट होती है, कहाँ कहाँ से कितनी आ रही है। तो मेन रूप से तो 3 तरीके से प्राप्त होती है, और 3 तरीके कौन कौन से, जैसे एग्रीकल्चर से
फार्मर की इनकम होती है, नॉन एग्रीकल्चरल एंड गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, एग्रीकल्चर में कौन कौन से, या तो लाइव स्टॉक के थ्रू प्राप्त होगी, लाइव स्टॉक, या फिर डेयरी फार्मिंग, या फिर पोल्ट्री फार्मिंग। कहने का अर्थ यह है कि एग्रीकल्चर में एक एग्रीकल्चर एलाइड्स एक्टिविटीज़ जिसके अंतर्गत फार्मर की इनकम या तो क्रॉप प्रोडक्शन से हो या उससे संबंधित किसी भी उद्योग से हो, जैसे लाइव स्टॉक हो गई, या फिर डेयरी फार्मिंग, या फिर पोल्ट्री वगैरह, इस तरीके से हो, तो उसी को अपन एग्रीकल्चरल एलाइड्स एक्टिविटीज़ में फार्मर की इनकम को काउंट करेंगे। नॉन एग्रीकल्चरल इनकम्स मतलब, या तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, मनी रूरल पीपल्स आल्सो रिले नॉन एग्रीकल्चर सोर्स ऑफ इनकम सच एज रूरल्स इंडस्ट्री, या फिर हैंडीक्राफ्ट्स, कंस्ट्रक्शंस, सर्विस सेक्टर्स, गवर्नमेंट स्कीम, इनके थ्रू फार्मर की इनकम प्राप्त होना, कंस्ट्रक्शन, सर्विस सेक्टर, या फिर गवर्नमेंट स्कीम के थ्रू। या फिर हम कह सकते हैं गवर्नमेंट स्कीम में, जैसे नरेगा, जिसमें किसान को कितने दिन का वर्क प्रोवाइड किया जाता है, 100 डेज का। नेक्स्ट बात करेंगे हम गवर्नमेंट स्कीम्स की। तो गवर्नमेंट स्कीम में जैसे किसान की आय, पीएम किसान सम्मान निधि योजना के थ्रू जो 6,000 रुपये मिलते हैं, वो भी एक तरीके से किसान की इनकम ही है, पर ईयर्स मिलते हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि किसी तरीके की सब्सिडी जो सीड या फर्टिलाइजर या फिर इरिगेशंस पे दी गई हो। फिर इसको यानी फार्मर की इनकम को कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो प्रभावित करते हैं, जैसे लैंड होल्डिंग, सबसे मेन फैक्टर तो यही है, लैंड होल्डिंग। यानी जिस भी फार्मर की लैंड होल्डिंग किस तरीके से, जैसे आपने पढ़ा होगा कि फार्मर 5 तरीके का होता है। एक तो होता है मार्जिनल फार्मर, जिसके पास में 1 हेक्टेयर, लेस देन 1 हेक्टेयर एरिया हो। दूसरा होता है स्मॉल फार्मर जिसके पास में 1 से 2 हेक्टेयर एरिया हो। तीसरा होता है सेमी मीडियम फार्मर जिसके पास में एरिया कितना हो, 2 से 4 हेक्टेयर का। चौथा होता है मीडियम फार्मर जिसके पास में एरिया 4 से 10 हेक्टेयर का हो। और लास्ट होता है लार्ज फार्मर जिसके पास में एरिया ग्रेटर देन 10 हेक्टेयर हो। तो ये जो फार्मर की 5 तरीके की कैटेगरी दे रखी है, ये फार्मर की इनकम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है। यदि कोई किसान मार्जिनल फार्मर है तो उसकी इनकम कम होगी, इसी तरीके से मार्जिनल हो गया या स्मॉल हो गया उनकी इनकम कम होगी, जबकि लार्ज फार्मर की इनकम ज़्यादा होगी। तो इस प्रकार से लैंड होल्डिंग्स एक फार्मर की इनकम को प्रभावित करने वाला कारक है। सेकंड नंबर की हम बात करेंगे मार्केटिंग एक्सेस एंड प्राइसेस। मार्केट भी फार्मर की इनकम को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, या फिर हम कह सकते हैं कि हमारे जो प्रोडक्ट तैयार हुआ है उसकी प्राइस भी कहीं ना कहीं फार्मर की इनकम को प्रभावित करती है। टाइप ऑफ क्रॉप्स, ये फार्मर की इनकम को प्रभावित करता है। किस तरीके से प्रभावित करता है कि कोई फार्मर किस तरीके की क्रॉप ग्रो कर रहा है। जैसे यदि मान के चलो किसी फार्मर ने वीट की क्रॉप लगाई हुई है, वीट लगाया हुआ है, वीट की एक फिक्स प्राइस है, या तो वो हो सकता है 2500 हो या 2600 हो, यानी किसी तरीके की एक रेट फिक्स है। जबकि कोई किसान कैश क्रॉप लगा रखा है, कैश क्रॉप में जैसे वेजिटेबल हो गई, या फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स लगाई हुई है, या कॉटन लगाई हुई है, टोबैको लगाई हुई है, इस तरह की क्रॉप्स की कोई रेट फिक्स नहीं हुई होती, मार्केट भाव के अकॉर्डिंग वो बेची जाती है। तो ये भी एक फार्मर की इनकम को प्रभावित करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वेदर एंड क्लाइमेटिक्स कंडीशंस। ये भी किसान की इनकम को प्रभावित करता है। ये फैक्टर्स भी किस तरीके से, यदि क्लाइमेट और वेदर अच्छा हुआ तो किसान की आय बढ़ेगी, क्योंकि अच्छी क्लाइमेटिक कंडीशंस में फसल भी ग्रो अच्छी होगी, और फसल ग्रो अच्छी होगी तो प्रोडक्शंस भी अच्छा मिलेगा, जिससे किसान की आय भी बढ़ेगी।
गवर्नमेंट सपोर्ट एंड सब्सिडीज एंड डेप्ट एंड फाइनेंशियल स्ट्रेस, ये भी किसान की आय को प्रभावित करती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं चैलेंज टू इंक्रीज फार्मर इनकम्स। तो किस तरीके से है। फर्स्ट पॉइंट है लो प्रोडक्टिविटी, ये भी एक चैलेंज है कि फार्मर की इनकम कम रहने का, कि इंडिया की जो सॉइल है लो प्रोडक्टिविटी है उसके अंदर। फ्रेगमेंटेड लाइवलीहुड, ये लाइवलीहुड है, लाइवलीहुड लाइवलीहुडिंग। एंड थर्ड नंबर का पॉइंट डिपेंडेंस ऑन द मानसून। जो इंडिया की जो खेती है मेनली 90% किस पर डिपेंड रहती है, मानसून पर। यदि मानसून अच्छा रहा तो खेती अच्छी हो जाएगी, यदि मानसून अच्छी नहीं रहा तो खेती भी अच्छे तरीके से नहीं होगी, जिससे कि किसान की आय प्रभावित होगी। एंड फोर्थ नंबर का फैक्टर है मार्केटिंग एंड स्टोरेज इश्यूज। मार्केटिंग की और स्टोरेज इशू की, आपने देखा होगा कि किसान उत्पादन तो कर लेता है लेकिन उसके पास में स्टोरेज की समस्याएं बहुत ज़्यादा आती है, तो ये भी एक मेन फैक्टर है। थैंक यू दोस्तों।